एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी, जो कि 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सिलेट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन। तो आपको पूरी बुक अच्छे से पढ़नी होती है, उसको समझना होता है, क्योंकि बुक के अंदर से ही आता है सारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम हमारी बदलती पृथ्वी। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस वीडियो में मिलते रहें। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बदल रही है। क्यों बदल रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है ना। तो बहुत सारे रीज़न्स है, जैसे कि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उनको जंगलों को काट रहे हैं, काट कर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, जिसके वजह से हमारी पृथ्वी में बहुत सारे क्या हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा, स्थल मंडल में क्या क्या आता है, जितने भी ज़मीन के हिस्से हैं, जैसे कि पठार हो गया, पर्वत हो गया, इसके बाद जो वैलीज़ होते हैं, हिल्स होते हैं, है ना, ये सब किसका हिस्सा है, स्थल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो स्थल जो है ना, हमारा जो स्थल मंडल है, वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, और जिसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक है, स्थल मंडलीय प्लेट उसको हम कहते हैं, जो कहाँ होता है, ज़मीन के बहुत अंदर, मैग्मा जहाँ पे होता है, वहाँ पर ये प्लेट पाया जाता है। ठीक है, और ये जानकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट होते हैं ना, वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष में वो कुछ मिलीमीटर तक लगभग घूमते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, हिमालय जो है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, हर साल 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ये जो हिमालय पर्वत है, उसके अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो क्या करते हैं, हिलते रहते हैं, तो उनमें मूवमेंट होता है, इसीलिए जो हिमालय है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है ना, उसके वजह से ही ये क्या होता है, प्लेटों में क्या होती है, गति होती है। ठीक है, और जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, वो कैसे घूमता है, वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो नीचे आग लगा दी गई है और उस बकेट में पूरा पानी भर दिया गया है, और इसके अंदर एक बॉल डाल दिया गया है। तो जब ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, तो ये राउंड एंड राउंड शेप में घूमता रहता है। ठीक है, देखिए, तो प्लेट जो है ना, इस प्लेट की जो गति होती है, उसके कारण पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, क्योंकि जो हमारा हिमालय बना है ना, वो भी किसकी वजह से बना है, प्लेट की वजह से। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो क्या हो गए, खिसक गए। ठीक है, जब उनमें बहुत ज़ोर से बल लगता है टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो क्या होता है, वो जो ज़मीन होती है वो खसक जाती है। तो ज़मीन खसकने की वजह से हमारा हिमालय जो है वो उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, प्लेटों की वजह से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी की गति है, उसको ना बल के आधार पर क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, क्योंकि बल जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसको बल के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण क्या होती है, गतियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो बल है ना, वो 2 प्रकार के बल हैं। कौन से हैं, तो बल जो होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, मतलब ऐसे बल जो ज़मीन के अंदर से आते हैं, उनको बोला जाता है अंतर्जनित बल, मतलब कि एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अंतर्जनिक फोर्स में क्या होता है कि जो बल लग रहा है वो एकदम ज़मीन के अंदर से आ रहा है, जैसे कि आप भूकंप अपने महसूस किया होगा, है ना, जो अर्थक्वेक आता है वो ज़मीन के अंदर से ही आता है। तो जो बल लग रहा है वो ज़मीन के अंदर से लग रहा है, तो उस बल को बोला जाता है अंतर्जनित बल। ठीक है, और जो बल होता है वो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है, जैसे कि सुनामी वगैरह आती है, तूफान आ रहा है, बवंडर वगैरह आता है, वो ज़मीन के ऊपर आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बहिर्जनिक बल, मतलब कि एक्सोजेनिक फोर्सेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो अंतर्जनित बल है, तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, आकस्मिक होते हैं। ठीक है,
कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, मतलब कि अचानक से गतियाँ उत्पन्न हो जाती है, और कभी कभी वो गति बहुत ज़्यादा धीमी भी होती है, जैसे कि आपने भूकंप और ज्वालामुखी का नाम भी सुना होगा। तो ये कैसी घटनाएं हैं? आकस्मिक घटनाएं हैं, ठीक है। और ये पृथ्वी की सतह पर जब होती हैं तो बहुत सारी क्या होती है, हानि होती है, क्योंकि ज्वालामुखी भी जब फटता है तो बहुत नुकसान होता है। भूकंप जब आता है तो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, एक चार्ट दिया है पृथ्वी की गतियाँ। तो दो प्रकार की गतियाँ हैं पृथ्वी की, एक अंतर्जनित बल, एक बहिर्जनित बल, ठीक है। तो जो अंदर के जो फोर्सेस हैं, जो अंदर से बल आते हैं, उसमें कौन से आएंगे? भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ठीक है। क्योंकि ज्वालामुखी भी ज़मीन के अंदर से ही निकलता है, और जो भूस्खलन है वो ज़मीन के अंदर जो हलचल होती है इसके वजह से जो पहाड़ वगैरह है वो टूट के गिरने लग जाते हैं। जो बहिर्जनित बल है, जो ज़मीन के ऊपर ये होता है, जैसे कि बाढ़ आ जाना, बहुत ज़ोर से हवाएं आना, समुद्र तरंगे, हिमनद, ये सब किस में आएंगे? बहिर्जनित फोर्सेस में आएंगे। चलिए आगे देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो भू परपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मतलब कि देखो, ये अगर ज़मीन है तो इसमें क्या होगा? छेद होगा, ठीक है। इस छेद को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्रेटर। तो ये ऐसा एक खुला हुआ छेद होता है जिसमें से क्या होता है, जो पिघला हुआ पदार्थ है ज़मीन के अंदर वो बाहर आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है आपका ज्वालामुखी, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो गैस निकल रहा है, धुएं की तरह निकल रहा है, वो गैस है और राख है। जो खुला हुआ मुंह है उसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। जो अंदर ये जो लाल लाल दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? वेंट, ठीक है। निकास मतलब कि निकलने वाली जगह, एक पाइप की तरह होता है ये, ठीक है। निकास मतलब निकलने वाली जगह जहाँ से मैग्मा निकलता है। मैग्मा जब बाहर आके पिघल रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, उसको बोलते हैं लावा, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला जो एरिया है ये मैग्मा का कोस्ट, जहाँ पर मैग्मा होता है, ठीक है। ये मेंटल वाला पूरा एरिया ब्राउन शेप में, और ये जो है परपट्टी है आपका। जो परपट्टी होता है इसी के ऊपर हम लोग चलते रहते हैं, है ना। तो ये 35 किलोमीटर तक होता है और ये 2900 किलोमीटर तक स्प्रेड है। आई होप आपको ज्वालामुखी समझ में आ गया होगा डायग्राम। आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो स्थल मंडलीय प्लेट है ना, तो उनकी गति करने पर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। जब स्थल मंडल के अंदर जो प्लेट है आपस में टकरा जाते हैं या आपस में उनका समझ लो लड़ाई होता है, तो लड़ाई करते करते उनमें क्या हो जाता है, ये जो झगड़ा होता है उनका, जो उन लोगों का टकराव होता है वो हमें ज़मीन के ऊपर महसूस होता है ना। तो हमारी जो ज़मीन है वो एकदम से कांप जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ठीक है। और ये जो कंपन है पृथ्वी के चारों तरफ महसूस होता है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। भूपर्पट्टी के नीचे जो स्थान होता है जहाँ पर कंपन शुरू होता है, ठीक है ना। मतलब कि समझ लो ये पूरा आपका भूपर्पट्टी है, मतलब कि क्रस्ट वाला एरिया है। उसके नीचे वह जहाँ पर भूकंप स्टार्ट हो रहा है, मतलब भूकंप यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र। मतलब भूकंप जो है वो उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। तो ये कहाँ होता है? भूपर्पट्टी के जस्ट नीचे जहाँ से ये भूकंप स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र, ठीक है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को भूकेंद्र कहते हैं। जस्ट उसके ऊपर जहाँ पर यह वाइब्रेशन पहली बार महसूस होता है उसको बोला जाता है अधिकेंद्र, ठीक है। नाम सुना होगा ना आप लोग ने, उद्गम केंद्र क्या था, अधिकेंद्र क्या था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? अधिकेंद्र से ये कंपन जो है बाहर की ओर फैलते हैं और जितने भी हो सके उतने एरिया तक, बहुत दूर तक इनका जो कंपन है वो फैलता है, ठीक है। तो अधिकेंद्र वाला जो स्थान होता है और उसके जो निकट वाले जो स्थान है, आसपास का जो एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा हानि होती है क्योंकि वहाँ पर कंपन ज़्यादा होता है। पर जो क्षेत्र, जो प्लेस अधिकेंद्र से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं वहाँ पर भूकंप की तीव्रता बहुत कम महसूस होती है, तो वहाँ पर नुकसान भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका
ऊपर पट्टी वाला एरिया, जस्ट इसके नीचे कहाँ पर, यहाँ पर जो है भूकंप आया है तो ये आपका हो जाएगा उद्गम केंद्र। जस्ट उसके ऊपर जहाँ पर ये पहली बार महसूस होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। इसके बाद ये सारा जो एरिया है उस जहाँ पर वो महसूस होता है, ठीक है। तो भूकेंद्र में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो भूकंप की ना भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हम सुनामी की भविष्यवाणी करते हैं, इसके बाद बहुत जोर से तूफान आने वाला है उसकी भविष्यवाणी हम कर लेते हैं, बट भूकंप की भविष्यवाणी संभव ही नहीं है। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की पर वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी उसका कोई मशीन नहीं निकला है जिससे मेज़र किया जा सके कि कौन से एरिया में आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले से ही तैयार रहना पड़ता है, ताकि क्योंकि जिसका प्रभाव है ना वो निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अगर हम पहले से तैयारी करेंगे तो उसका जो प्रभाव है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर हमें पहले से पता है कि समझ लो यहाँ पे भूकंप आने वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया को खाली करवा सकते हैं, वहाँ के सारे इंसान को शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी जानवर है उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभाव को कम किया जा सकता है, बट उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि भूकंप कहाँ आने वाला है, ठीक है। अब देखो, जो स्थानीय लोग होते हैं ना तो वो कुछ सामान्य तरीक़ों से भूकंप की संभावना को अनुमान लगा लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। कैसे? क्योंकि जो जानवरों का व्यवहार का है ना उसका अध्ययन करके उनको मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तालाब में जो मछलियाँ होती है ना वो उछल कूद करने लग जाती है, उत्तेजना उत्पन्न करने लग जाती है। सांप जो होते हैं ना वो बिल में से बाहर आना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो चूहे होते हैं वो भी बिल में से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं वो पता लगा पाते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है, क्योंकि जानवर का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं, क्या आप जानते हैं, तो जो भूकंप है, ठीक है, उसका जो मेज़रमेंट करना है, भूकंप का जो मापन होता है वो एक मशीन के थ्रू होता है, और उस मशीन का नाम क्या है, भूकंप लेखी। उसे क्या कहते हैं, भूकंप लेखी। पर ये जो भूकंप है वो कितने ज़ोर से आया है, उसकी तीव्रता अगर हमें मापना है तो वो हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो दो प्रकार होता है, एक अगर भूकंप को मापना है तो भूकंप लेखी मेज़रमेंट होगा, ठीक है। अगर उसकी तीव्रता मापना है तो रिक्टर स्केल में मापी जाती है, ठीक है। तो जो भूकंप की तीव्रता है ना वो अगर 2.0 है तो ये बहुत कम होती है, इसमें मतलब बिल्कुल प्रभाव भी नहीं पड़ता और कुछ हानि भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत ज़मीन हिलेगा बस, उतने में मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पर अगर भूकंप की तीव्रता 5 होती है तो इसमें क्या होता है, जो वस्तुएं हैं वो गिरने लग जाती हैं, ठीक है। जो वस्तु मतलब घर में जो पंखा वगैरह है जोर से हिलेगा, बहुत सारे जो बर्तन हैं वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। पर अगर भूकंप की तीव्रता 6.0 है, 6 है, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये जो भूकंप है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इसमें पेड़ वगैरह उखड़ने की संभावना होती है। अगर 7 है तो ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इसको समझा जाता है, ठीक है। तो ये भूकंप लेखी मशीन यहाँ पे दिया गया है, तो ये याद करिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन दिया है ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से साल में भुज में भूकंप आया था। तो 26 जनवरी 2001 को भुज के शहर में क्या आया था, भूकंप आया था। कितना स्केल का था ये, 6.9 स्केल, ठीक है, मतलब कि 7 में से 1 कम था, ठीक है। तो 6.9 मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे ना बहुत क्या हुआ था, स्कूल की इमारत क्या हो गया था, स्कूल की इमारत गिर गई थी और उसमें कम से कम 971 छात्रों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और 31 टीचर की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो भूकंप में जब आता है ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है उस एरिया में, उस जगह पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, भूकंप के 3 दिन बाद हर एक व्यक्ति जो है ना भोजन के लिए, कंबल के लिए, दवाओं के लिए परेशान था। उन लोगों को मतलब डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वही नहीं मिल पा रही थी। सब लोग अपना घर छोड़ के भाग तो गए थे, है ना, जो लोग बच गए थे ना वो खाने के लिए तरस रहे थे। तो इस टाइम में क्या करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट होती है ना उसको सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा हो जाती है। ठीक है, और जो आपातकाल है वो कौन लागू करता है, राष्ट्रपति अनाउंस करता है। ठीक है, जो भुज में तबाही हुई तो उसमें फ़ोन लाइन, फिर इसके बाद जल की जो पाइपलाइन है, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें, वो सब क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। ठीक है, तो गुजरात सरकार जो है ना, इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग रही थी, सहायता मांग रही थी, क्योंकि भाई इतना बड़ा भूकंप आया है तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो केंद्र सरकार को इसमें हेल्प करना पड़ता है अगर स्टेट गवर्नमेंट हेल्प मांगती है तो। ठीक है, तो इसमें दिया है कि हम किस प्रकार से इससे बच सकते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर भूकंप आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। तो सुरक्षित स्थान पे हमको जाना चाहिए, जैसे कि रसोई का जो काउंटर होता है उसके नीचे हमको छुप जाना चाहिए। इसके बाद जो मेज़ होता है, टेबल के नीचे हम लोग को छुप जाना चाहिए। दीवार के जो कोने होते हैं वहाँ पर जाके हमको खड़े हो जाना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, आग वाले स्थान पे नहीं जाना चाहिए, है ना। जो चिमनी होती है उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, खिड़कियों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि खिड़कियां टूटने का डर होता है। ठीक है, तस्वीर और जो फ्रेम होते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए ताकि वो भी, उनके भी टूटने का डर होता है। ठीक है, पहले से हम क्या तैयारी कर सकते हैं कि अपने दोस्तों को, परिवार को इसके बारे में हम जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक है, और आपदा आने पर क्या क्या करना चाहिए, इसका सामना करने का विश्वास दिला सकते हैं कि किस प्रकार से इसको हम ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से इससे हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मुख्य स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो ये जो मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि जो जल भूमि है ना उसमें ना दो प्रकार से क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। एक है अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। ये जो दो क्रियाएं हैं इसके वजह से क्या होती रहती है, भूमि में लगातार क्या होता है, विघटित होती रहती है, मतलब बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो सतह है उसमें क्या होता है, जो पत्थर होते हैं उनके टूटने से क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है। किसकी होती है, अपक्षय की क्रिया होती है। किसके वजह से, पत्थरों के टूटने की वजह से। ठीक है, और जो ज़मीन है उस पर जो जल होता है, पवन जो होता है, हिम जो होता है, ऐसे जो अलग अलग घटक है उनके द्वारा उनके द्वारा जो होने वाला क्षय है उसको क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे समझ लो ये ज़मीन है, ये भूमि है ना। तो भूमि का जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होता है, कैसा होता है, फर्टाइल ज़मीन होता है ना। ये जो ज़मीन होती है ये फर्टाइल होती है। बट इसमें क्या होता है कि पानी के आने की वजह से या हवा की वजह से या फिर हिम जो बर्फ़ वगैरह पिघलते हैं इसके वजह से ये जो मिट्टी है वहाँ से धुल कर, यहाँ से उड़कर या फिर बहकर कहीं और चली जाती है। इसको क्या कहा जाता है, अपर्दन कहते हैं, है ना। और समझ लो ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये जो हमारा है ज़मीन है, ये ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े पत्थर है और ये जो टूट के गिर जाते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, गिर गिर के यहाँ चले गए, गिर गिर के यहाँ चले गए, इसको क्या कहा जाता है, अपक्षय की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो वायु और जल, इसके वजह से क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वो क्या करते हैं, स्थान को निक्षेपित करते हैं, है ना। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ की ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ है, बट पानी बाढ़ के आने की वजह से या फिर बहुत ज़ोर से तूफान के आने की वजह से, है ना, यहाँ की जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर दूसरी जगह पे चली गई, यहाँ चली गई। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, बंजर बन जाएगी ना, क्योंकि यहाँ के जो भी मिट्टी के अंदर जो भी गुण थे, है ना, वो सब कहाँ चले गए, बहकर दूसरी जगह पे चले गए। तो इससे क्या होते हैं, तो ये जो दो घटक है ना, ये दो घटक है अपर्दन और अपक्षय, इसके वजह से जो भूमि है, पृथ्वी के धरातल में क्या होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। चलिए देखते हैं। अब जो नदी है ना, इसके वजह से भी क्या होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं ज़मीन पे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। तो नदी का जो जल होता है, देखो नदी के जो जल होता है तो वह बहता बहता है ना, तो अपने साथ में क्या करता है, अगर इसके नीचे जो ज़मीन है उसको भी क्या करता है, वो खदोर के लेके जाता है अपने साथ में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अपर्दन, है ना। तो जो नदी का जल है उसके वजह से भी क्या होता है, जो ज़मीन है उसका अपर्दन होता है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। जब नदी जो है ना
किसी बड़े से समझ लो यहाँ पे बड़ा सा एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। अब ये जो बड़ा सा पत्थर है ये क्या करेगा, यहाँ से बड़ा सा पत्थर, ठीक है, नदी, ये जो नदी है यहाँ से बह रही है, ठीक है। तो पानी जो है यहाँ से बहता हुआ जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब नदी है वो क्या करती है, अपने साथ में ये जो पत्थर होता है ना उसको भी अपने साथ में तोड़ कर लेके जाती है, ठीक है। और जब ये ऊंचे चट्टान से या बड़े से पत्थर से नीचे गिरती है, जब ये नीचे गिरती है ना तो ये क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। समझ में आ गया आपको? तो जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो पिक्चर में ये जो नदी है ना ये बहकर क्या आ रही है, नदी बहकर आ रही है, बट क्या हो रहा है, ये अपने साथ में जो अंदर की ज़मीन है उसको भी खंगाल के लेके आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब बड़े से पत्थर से ये जो नदी नीचे आती है तो अगर यहाँ से हम इसको देखेंगे तो कैसा नज़र आएगा, ये हमें जलप्रपात की तरह, वाटरफॉल की तरह, ठीक है। तो नदियों के वजह से भी क्या होता है, नदियों के अपर्दन से भी क्या होता है, नदियों में काफ़ी बदलाव आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है, जो नदी है ना वो कहाँ पर प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मतलब ये हमारा माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, नदी ऊपर से नीचे बह रही है तो ये ना बहुत पतली सी होती है, ठीक है, स्ट्रेट बहती हुई जाती है। पर जब वो मैदानी वाले क्षेत्र में आती है ना तो बहुत क्या लेती है, मोड़दार मार्ग बनाती है, मतलब ऐसे मोड़ लेती है, ठीक है। तो इस मोड़ों को ही क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। क्या बोलते हैं, विसर्प, मतलब सांप की तरह ऐसे ऐसे वो मोड़ लेती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जो ज़मीन है वो बहुत बड़ी है ना। तो ये आराम से रेंगते रेंगते, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, ये गाना गाते हुए मस्त आराम से मोड़ बना कर जाती है, जिसको विसर्प कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो विसर्प होते हैं ना वो अपर्दन के वजह से एवं निक्षेपण क्या शुरू करते हैं, किनारों पर क्या करते हैं, लगातार अपर्दन करना शुरू करते हैं और निक्षेपण शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है ना, विसर्प का लूप के सिरे निकट आते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे नदी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अपर्दन के वजह से, मतलब जो नदी ऊपर से जो भी लेके आ रही है ना अपने साथ में, छोटे मोटे जो भी अवसाद लेके आ रही है, जो भी पत्थर लेके आ रही है, कंकड़ लेके आ रही है, ठीक है, ये सब क्या करेगी, वो यहाँ पर जो किनारा है यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी, यहाँ पे क्या होगा, इसका निक्षेपण होगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो विसर्प वाला लूप है ना, ये जो विसर्प वाला है ये क्या होता है, यहाँ से कट जाता है। तो नदी क्या करेगी, यहाँ से कट लेगी और यहाँ से इसको छोड़कर ऐसे बहेगी, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चाप झील। क्या कहते हैं इसको, चाप झील कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो नदी है ये ऐसे ऐसे अपना विसर्प की तरह, सांप की तरह चलती है, मोड़ बना कर चलती रहती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब वो अपने साथ चलती है तो बहुत सारे अपर्दन वाली चीज़ें लेके आती है ना। तो अपने साथ में बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पत्थर, सॉइल, मिट्टी, सब कुछ लेके आती है। तो वो क्या करती है, किनारों में डिपॉजिट कर देती है। देखा होगा ना आपने, नदी का जो किनारा होता है कितना गंदा होता है, बहुत जितने भी गंदगी होती है नदी का सारा किनारों पे आ जाती है ना। तो ये जो किनारा होता है ना वो यहाँ से कट हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, चाप झील कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, नदी के जो तट होते हैं ना, तटों पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसके वजह से जो पानी है वो बाहर बहने लग जाता है, ठीक है। ये जो नदी का जो रास्ता है, नदी के रास्ते से नहीं बहती है, नदी का जो ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब तटीय क्षेत्र है ये पूरा पानी से भर जाता है, ठीक है। तो जो निकट वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के कारण क्या होते हैं, निकट वाले क्षेत्रों में बहुत सारी क्या होती है, जो मिहीन मट्टी होती है और जितने भी अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे छोटे मोटे कंकड़, पत्थर, जीव जंतु, मरे हुए कीटनाशक, सब क्या करती है वो नियर बाई एरियाज, जो नदी के आसपास के जो खेतों में पानी भर जाता है वहाँ पर वो सब कुछ डिपॉजिट कर देती है, मतलब कि निक्षेपण कर देती है। तो ये मिट्टियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, है ना। क्योंकि जो नदियां हैं वो अपने साथ में माउंटेन से बहुत सारी क्या लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं। और वो कहाँ पर सब कुछ दे देती हैं, जहाँ पर बाढ़ वाला क्षेत्र होता है,
समझ लो जहाँ पे बाढ़ आ गई तो सब कुछ वहाँ पर क्या कर देगी, वो डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाढ़कृत मैदान का ये निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ये बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, और नदी के जो उत्पीड़ तटों को क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह होता है, नदी का जो स्पीड होता है वो बहुत धीमा हो जाता है, क्योंकि नदी क्या करती है, अपने साथ में बहुत सारे अवसाद लेकर आती है। ठीक है, तो इसके बाद जब वो समुद्र के पास पहुंचती है, जब वो अपने आप को नदी में, समुद्र में मिक्स करने वाली रहती है, उससे पहले वो क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये नदी जो है ना धीमी हो जाती है और अपने साथ में जो भी वो लेकर आती है अवसाद, मलबे का जो निक्षेपण लेकर आती है, जो भी अवसाद लेके आती है वो कहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, जो नदी का मुहाना होता है वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ लो ये हो गया माउंटेन। ठीक है, यहाँ से नदी बहती हुई आई। ठीक है, आई। ठीक है, इसके बाद मैदान वाले क्षेत्र में चलेगी, बहुत सारा क्या बनाने लगी, विसर्प बनाने लगी। अभी जो भी अपने साथ में अवसाद लेके आई है, छोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर लेके आई है, सब कुछ कहाँ डिपॉजिट कर देगी, नदी के किनारे डिपॉजिट कर देगी। नदी के किनारे डिपॉजिट करने की वजह से ये जो क्षेत्र है वो नदी से अलग हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, चाप झील कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में कट ऑफ लेक बोलते हैं इसको। इसके बाद अपने साथ में जो भी ये लेके आई है, ठीक है, फिर इसके बाद डिपॉजिट करेगी, फिर आगे बहती जाएगी, फिर इसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अपने साथ में और भी बहुत सारे अवसाद है। तो यहाँ पे एक समुद्र रहेगा, समुद्र में मिलने से पहले नदी जो है छोटे मोटे भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, वहीं पर वो अपना क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हो गया नदियों का वितरण, कि नदियों का जो भी पर्यवेक्षण होता है, निक्षेपण होता है, वो किस प्रकार से होता है। अब समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। समुद्र के वजह से भी देखो, समुद्र में भी क्या होता है, अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है, समुद्र में भी होता है, जिसके वजह से समुद्र में भी क्या होते हैं, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये जो अपर्दन है और ये जो निक्षेपण है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंड चेंज होने में, नदी को चेंज होने में और समुद्र में बदलाव लाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, समुद्री तरंग का कार्य क्या क्या होता है। तो जब समुद्री तरंग में अपर्दन होता है और जो निक्षेपण होता है ना, तो जिससे क्या होता है, तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। ये कोस्टल एरियाज जो बनते हैं ना, तटीय स्थलाकृतियाँ का मतलब क्या होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, ये किसके वजह से बनता है, अपर्दन के वजह से और निक्षेपण के वजह से। फॉर एग्जांपल ये समुद्र है आपका, ठीक है, समुद्र है आपका, तो समुद्र क्या कर रहा है, पानी का जो लहर ला रहा है, तो अपने साथ में जो भी वो मिट्टी लेके आ रहा है, जीव जंतु, जो भी प्लास्टिक के बैग वगैरह सब लोग उसमें फेंक देते हैं, वो सब तटीय क्षेत्र में तो वो आके क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है ना। तटीय क्षेत्र किसके वजह से बनता है, अपर्दन और निक्षेपण की वजह से। ठीक है, तो जो समुद्र की जो तरंगे है, जो समुद्र में जो लहरें आती रहती है ना, वो क्या करती हैं, पत्थरों से टकराती रहती हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है पत्थर, तो पत्थरों से ये क्या करती हैं, टकराती रहती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, पत्थर में दरार हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो टकराव है वो रोज़ होता रहता है। तो समय के साथ साथ ये जो दरार है वो बड़ी हो जाती है और चौड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, समुद्री गुफा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, समुद्री गुफा। ठीक है, और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे क्या कहा जाता है, तटीय मेहराब कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं समुद्री गुफा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पूरा समुद्र है आपका और यहाँ पे इतना बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, तो समुद्र की लहरें बार बार यहाँ पे लग रही हैं, तो इसमें क्या होगा, छोटा सा छेद हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, वो एकदम गुफा की तरह दिखाई देगा। पता है आपको गुफा कैसा होता है, गुफा जो होता है वो पीछे पूरा आर पार नहीं होता है, पीछे पत्थर होता है ना। तो ये गुफा की तरह दिखा देगा, उसको बोलेंगे समुद्र गुफा। और तटीय मेहराब में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके वजह से जो दरार होती है वो बड़े छेद में
कन्वर्ट हो जाती है, तो ये एकदम आर पार नज़र आता है, इसको बोला जाता है तटीय मेहराब कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लगातार अपरदन होती रहती है, जिसके वजह से छत को भी तोड़ देता है। ठीक है, समुद्र की जो लहरें हैं ना, सोचो कितनी ज़ोर ज़ोर से लहरें आती होंगी कि पत्थरों को भी ये तोड़ देती है। ठीक है, तो जिसके वजह से जो छत है उसका वो भी टूट जाता है। तो इतना समझ लो, ये नदी है। ठीक है, ये पूरा नदी है। ठीक है, अब ये नदी के अंदर हम बनाएंगे पत्थर। तो ये जो पत्थर है, इतना बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, इसमें छोटा सा जो दरार पड़ती है उसको बोलते हैं समुद्री गुफा। अभी जब ये गुफा में बार बार अपरदन होता है, बार बार पानी का टकराव होता है, जिसके वजह से ये जो छेद है वो आर पार दिखने लग जाता है, उसको बोलते हैं तटीय मेहराब। और जिसके बाद ये जो अपरदन है, समुद्र की जो लहरें हैं रोज़ रोज़ पत्थर पर लगने की वजह से ये जो छत है ना वो भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो छत भी गायब होने के वजह आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये और ये बचेगा, है ना, सिर्फ दो पत्थर बचेंगे खड़े खड़े, क्योंकि छत भी टूट चुका है। तो छत टूट जाएगा तो सिर्फ क्या बचती हैं, दीवारें बचती हैं। दीवार को क्या कहा जाएगा, स्टैक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, स्टैक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपरदन अभी भी नहीं रुकता है। फिर समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भुरगू कहते हैं। समुद्री जो तरंगे होते हैं वो किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समुद्री गुफा भी दिया है, मेहराब भी दिया है जो कि आर पार होता है, और स्टैग भी दिया है जहाँ पे सिर्फ एक दीवार खड़ी रहेगी। ठीक है, और समुद्री भृगी में क्या होता है, जो दो दीवार बची है ना, वो दो दीवार भी टूट जाती है और बाद में सिर्फ एक दीवार बचती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समुद्र भृगी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद समुद्र की जो तरंगे हैं, समुद्र की लहरों के वजह से क्या होता है, किनारों का निर्माण होता है, क्योंकि जितने भी अवसाद वो अपने साथ में लेकर आती है वो सब कुछ कहाँ पर जमा करती है, किनारों पर जमा कर देती है। तो जैसा आपने देखा कि समुद्र की तरंगों में की वजह से भी कितना बदलाव हो रहा है, पत्थरों में कितना बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हिमनद के कार्य, जो मतलब कि पहाड़ों पर जब बर्फ़ जमे हुए हैं, ये इनके अपरदन के वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो हिमनद है मतलब कि बर्फ़ वाला जो नदी होता है, हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं ये सारी। ठीक है, और ये क्या करती हैं, अब जब ये पिघलती है ना तो अपने नीचे के जो कठोर चट्टान होते हैं, जो पत्थर वत्थर होते हैं ना, उसको भी क्या करती हैं, वो अपरदित कर देती हैं। ठीक है, मतलब कि समझ लो ये बर्फ़ से जमा हुआ पूरा परत है, तो ये क्या करेगा, जब पिघलेगा ना तो अपने साथ में नीचे जो ज़मीन है ना उसको भी क्या करेगा, अपने साथ लेके जाएगा, उसको भी खदर खदर के। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होता है, नीचे ना एक गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है, गुलाष्मी मिट्टी, एक गुलाष्म एरिया बन जाता है। ठीक है, बाद में क्या होता है, वहाँ पर जितने भी बर्फ़ पिघलते हैं ना, तो पिघलने वाला पानी जो है वहीं पर जमा हो जाता है, जो एक झील की तरह दिखता है। ठीक है, तो सुंदर झील बन जाता है। किसके वजह से, सिर्फ बर्फ़ क्या कर रही है, पिघल रही है, तो अपने साथ में जितनी भी नीचे की ज़मीन है उसको भी वो साथ में लेके जा रही है, जिसके वजह से बीच में क्या हो जा रहा है, गड्ढा हो जा रहा है। तो जब पानी पिघलता है तो सब इसमें भर जाता है, पर जब पूरा पानी बर्फ़ हो जाता है तो ये एकदम झील की तरह नज़र आती है। ठीक है, इसके अलावा हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ, जैसे कि छोटे बड़े जो पत्थर होते हैं, रेत होते हैं, तलछट मिट्टी जो होती है, वो सब कुछ निक्षेपित होती हैं और ये एक हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब कि ग्लेशियर मोराइन बनाते हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, अपने साथ जब पानी पिघलता है तो अपने साथ बहुत सारी अवसाद लेकर जाता है, तो वो हिमनद हिमोड़ का क्या करता है, निर्माण करता है। अब चलिए देखते हैं जो पवन है वो किस प्रकार से बदलाव लेके आ रहा है, मिट्टियों में किस प्रकार से बदलाव आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है रेगिस्तान में पवन जो है बहुत हवाएं होती हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण होता रहता है। ठीक है, तो रेगिस्तान में ना बहुत सारे आकार के आपको क्या देखने को मिलेंगे, पत्थर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक पत्थर तो जो होता है ना छतरी के शेप में होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, तो ये जिसको क्या कहा जाता है, छत्रक शेल कहा जाता है, मतलब छतरी की तरह दिखने वाला पत्थर होता है वो। क्यों, क्योंकि देखो
ऐसा कुछ ऐसे शेप में होता है। मशरूम देखा है ना आपने, कुछ ऐसे शेप में पत्थर नज़र आता है रेगिस्तान में। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में जो हवाएं होती है वो नीचे की तरफ ज़्यादा बहती हैं, ठीक है। तो जब बह रही है हवाएं यहाँ पर, तो ये क्या करती है, नीचे वाले एरिया को ना तोड़ देती है। जो पत्थर रहता है ना वो स्टार्टिंग में एकदम गोल ही होता है, बट यहाँ पे तोड़ने के वजह से, रोज़ रोज़ हवा लगने की वजह से ये पूरा टूट जाता है। और ये फिर कैसा नज़र आता है हम लोगों को? मशरूम के शेप का नज़र आता है। कैसा नज़र आता है? मशरूम के शेप का नज़र आता दिख रहा है आप लोगों को। तो ये भी किसके वजह से हो रहा है? हवा के अपर्दन के वजह से और निक्षेपण के वजह से। चलिए देखते हैं। तो जो हवा की वजह से क्या होता है, जो पत्थर का ऊपरी भाग है ना, उसके अपेक्षा जो नीचे वाला भाग होता है ना, उसमें हवा जो है आसानी से टकराती है। तो हमेशा टकराने की वजह से नीचे वाला जो भाग होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, क्योंकि जो हवा है वो नीचे वाले एरिया में ही क्या करती, टक्कर करती, क्योंकि हवा इतना ज़ोर से नहीं होती है कि बहुत ऊंचाई से हवा नहीं बहती है कि ऊपर वाला हिस्सा टूट जाए, ठीक है। मतलब स्लोली बहती है, नीचे की तरफ से बहती है, इसलिए नीचे वाला जो एरिया होता है वो पूरा टूट कर गिर जाता है और बहुत पतला हो जाता है, और ऊपर वाला एरिया बहुत मोटा सा होता है, तो वो एक मशरूम के शेप का दिखाई देता है, ठीक है। तो जब हवा चलती है ना, तो हवा चलने पर क्या होता है, वो अपने साथ में रेत जो होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, ठीक है। तो जब पवन रुक जाती है ना, तो वो क्या करती है, रेत को गिराकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जैसे कि आपने ना रेत के देखे होंगे टीले, है ना, दिख रहा है आपको टीले। तो ये किसके वजह से हो रहा है? हवा के वजह से, ठीक है। किसके वजह से हो रहा है? हवा के वजह से। तो यहाँ पे जो रेत होती है, ठीक है, ये पूरी फ्लैट रेत है, ठीक है, पर यहाँ की रेत यहाँ पे हवा से उड़कर यहाँ पे डिपोजिट हो रही है। यहाँ पे ये रेत उड़कर यहाँ पर डिपोजिट हो जा रही है। तो ये ना इस शेप में हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? रेत के टीले कहा जाता है, ठीक है, या तो फिर बालू का डिब्बा भी कहते हैं। जब बालू जो होता है ना, कण महीन, और क्योंकि ना ये उड़ना बहुत आसान है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, बहुत पतले होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से जो हवा है ना उसको ईजीली उठाकर बहुत दूर जाकर पटक देती है, ठीक है। तो ये जो बालू के कण होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? लोएस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो लोएस है ना, चीन में भी बहुत ज़्यादा, चीन में तो बहुत बड़े बड़े लोएस देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर जो हमारा राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसमें मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले टीले नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये भी किसके वजह से हो रहा है? हवा के वजह से ही होता है, क्योंकि ये बहुत महीन होती है, बहुत हल्की होती है। तो हवा इनको इजीली उड़ाकर बहुत दूर तक लेके जाती है और यहाँ पे पटक देती है। फिर यहाँ से हवा आएगी, यहाँ पटक देगी, फिर यहाँ से हवा आएगी, पटक देगी। तो यहाँ पर ना ऐसा बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है कि जो हमको ना एक ऐसा शेप में, कर्व शेप में नज़र आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा इसको। 2-2 बार 3-3 बार एक टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि नदी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पवन का कार्य क्या होता है, हिम नदी का कार्य क्या होता है, समुद्र की तरंगी का कार्य क्या होता है, ये सारा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है या 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा चैप्टर ही, पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड।